नमस्ते, मैं कुणाल कुमार आज आपको जीएसटी के बारे में बताने वाला हूँ। जीएसटी जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ था। इसका मेन उद्देश्य यही था कि पूरे इंडिया में एक ही टैक्स रहेगा। जीएसटी के आने के बाद सारे प्रोडक्ट्स का, जैसा कि टारगेट था, सारे प्रोडक्ट्स का एक ही टैक्स होगा, लेकिन भारत में इसको थोड़ा बदल के पेश किया गया है। इसमें एक की जगह 4 टैक्स स्लैब है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि जीएसटी का मतलब क्या होता है और इसे क्या लाने की कोशिश की। पहले भारत में बहुत सारे टैक्स होते थे। हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना टैक्स होता था और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत सारा टैक्स होता था। तो अब देखिए, टैक्स का जो है, स्टेट में टैक्स होता था वैट, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, और फिर सेंट्रल में भी बहुत सारा टैक्स होता था, जैसा कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स। ये सब चेंज हो गया, ये सब बदल गया जब जीएसटी आया। जीएसटी में एक देश और एक टैक्स का सिद्धांत लागू हुआ। इसमें 4 तरह के ही टैक्स अब लगते हैं। पहला तो SGST, एस मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और फिर यूनियन टेरिटरी के लिए UGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस। ये हम पहले जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय इसकी एक कमेटी हम लोगों ने ड्राफ्ट किया जीएसटी के लिए, और 2004 में ये कमेटी ने कुछ सुझाव दिए जिसमें जीएसटी के बारे में बोला गया। तो हम पाते हैं कि कुछ भी नया करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने कभी पहल नहीं किया। कांग्रेस की सरकार तभी पहल करती थी जब कोई मजबूरी आती, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब बनी 1999 में, तो जाकर भारत में तरह तरह के नए टैक्स और नई सोच का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार रही, जिसको कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने लीड किया। मनमोहन सिंह तो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। आर्थिक रूप से ये टैक्स को भी वो नहीं लागू कर पाए। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और तब जाकर 3 साल में 2017 में जीएसटी लागू हो गई। जीएसटी के आने से क्या क्या बदलाव हुआ, इसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। पहला तो ये मल्टीपल जो टैक्सेस थे, स्टेट का अलग टैक्स, सेंटर का अलग टैक्स, हर आइटम पे कुछ और टैक्स, कुछ आइटम पे कुछ टैक्स, ये सब हट गया और एक ही टैक्स बना जीएसटी। पूरे भारत में एक ही टैक्स होता था। वैसे तो जीएसटी का मतलब होता है, जब इम्प्लीमेंट किया जाता तो सारे प्रोडक्ट पे एक ही टैक्स, लेकिन क्योंकि भारत काफ़ी विशाल देश है, इसकी जनसंख्या करीबन 100 करोड़ थी उस टाइम, तो ये लोग सोचे कि, और बहुत गरीब लोग भी हैं, और उनका सोचकर बहुत सारे ज़रूरी चीज़ पर टैक्स नहीं रखा, और जो लग्जरी आइटम्स है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो खास करके और सिर्फ अमीर लोग ही यूज़ करते हैं, उसमें इन लोगों ने 28% का टैक्स रखा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जीएसटी के 4 स्लैब बनाए इन लोगों ने। एक तो 0% का, एक 6% का, जिसको बाद में इन्होंने बदल के 5% कर दिया, फिर 12, 18 और अंतिम में 28% का मैक्सिमम टैक्स स्लैब है। तो पहला तो कि ये फ़ायदा ये हुआ कि एक ही टैक्स अब लगेगा। एक आइटम, मान लीजिए आप पेन खरीदते हैं तो सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, आप टीवी खरीदते हैं तो एक ही टैक्स लगेगा। लेकिन इससे भी बड़ा फ़ायदा एक और हुआ इसमें। पहले क्या होता था कि कंपनी ने अपना टैक्स लगाया, सेंट्रल टैक्स, फैक्ट्री से निकलते समय, फिर वो स्टेट में आया बिकने के लिए, वहाँ पे स्टेट टैक्स लग गया, ठीक है, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास गया, वहाँ पे एक और टैक्स लग गया। तो ये सब चीज़ अब ख़त्म हो गया। मतलब ये इसको सिंपल कर दिया गया, और जो एक बार टैक्स पे हो गया, मतलब एक बार टैक्स जो दे हो गया सरकार को, तो दोबारा वो टैक्स दे नहीं होगा। अब जैसे इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। एक वस्तु है जिसका मूल्य 100 रुपया है और उस पर 18% जीएसटी लगता है। तो जैसे वो 100 रुपया का था और वो
बाहर निकला तो 118 रुपया हो गया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा, डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन उसमें जोड़ेगा और समझिए उसको 200 रुपया कर दिया, ठीक है। तो 200 रुपया 18% लगाकर वो आगे बेचेगा, ठीक है। तो 100 रुपये का तो टैक्स पहले जमा कर चुका है डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जब अपना टैक्स फाइल करेगा तो वो माल बेचा 100 के जगह 200 का, मतलब 36 रुपये का बेचा, लेकिन वो उसमें से 18 रुपया वो वापस ले लेगा। तो एक्चुअल में उसको टैक्स सिर्फ 18 रुपये का ही देना है। तो जैसे उसमें वैल्यू ऐड हुआ मूल्य में, मतलब मूल्य जैसे बढ़ा और वो जो बढ़ोतरी का टैक्स है सिर्फ वही देना है। तो इससे क्या हुआ, एक ही टैक्स लगा, मतलब टैक्स पे टैक्स नहीं लगा। नहीं तो पहले क्या, सेंटर का टैक्स लग गया मान लिया 18%, अब फिर 200 में बेच रहा है तो 200 पे 18%, फिर स्टेट का भी टैक्स लगेगा, मतलब 36 और 18 रुपया, तो 2 बार टैक्स लगा। यहाँ पे सिर्फ 36 रुपया ही टैक्स लगा, 18 रुपया पहले दे हो चुका था, तो उसको काट के 18 रुपया ही आगे टैक्स देना है, ठीक है। तो इस तरह से मूल्य पे टैक्स कम हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं आईटीसी, वो जो वापस लेते हैं आप पैसे टैक्स के रूप में, उसको बोलते हैं आईटीसी। अब इसमें एक और फ़ायदा हो गया, अब पहले आपको किसी भी राज्य में जाके आपको काम करना है, आपको अपना सामान बेचना है, तो वहाँ जाके आपको वहाँ के टैक्स प्राधिकरण में जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता था। जीएसटी में ये सब खत्म हो गया। अगर आप सामान अपने स्टेट के बाहर भी बेच रहे हैं तो आप बेच सकते हैं जीएसटी नंबर से। ये जीएसटी नंबर पूरे इंडिया में सेम है, पूरे भारत में एक ही जीएसटी लगता है, जिसके कारण अगर आप दिल्ली में बैठे हैं तो तमिलनाडु में बेच सकते हैं, तमिलनाडु में बैठे हैं तो बिहार में भी बेच, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आईजीएसटी लगता है, ना कि स्टेट का एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। जब स्टेट में बेचेंगे तो आपको स्टेट का टैक्स लगेगा और सेंटर का टैक्स लगेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी। जब स्टेट के बाहर बेचेंगे तो आपको आईजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी में से भारत सरकार फिर उस राज्य को उस टैक्स का अपना हिस्सा दे देती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टैक्स का जो प्रॉब्लम आता है वो सरकारें एकजुट होकर आपस में मिल बांट के कर लेती हैं। तो इससे पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि आपको एक जगह से दूसरे जगह के लिए टैक्स का नंबर नहीं लेना है। दूसरा फ़ायदा क्या हो गया कि आपको बिजनेस करने में आसानी हो गई। अब हर स्टेट में जाके ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह खोल लिया, आप वहीं से पूरे इंडिया में माल बेच सकते। अब इसमें भी 2 तरह के सिस्टम हैं। एक है कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में आप टैक्स 5% या 6% लगता है, लेकिन फिर इसमें आपको आईटीसी नहीं मिलता है। कॉम्पोजिशन स्कीम 5 या 6% लगता है। जैसे रेस्टोरेंट है तो 5% लगेगा और बाकी चीज़ों पर 6% लगता है। तो ये सिंपल हो जाता है, लेकिन इसमें आपको आईटीसी नहीं मिलता है। आप 6% पे आप कोई भी सामान बेच सकते हैं, सारे आइटम पे सिर्फ 6%। आपके दुकान में सारा आइटम फिर 6% पे हो जाएगा, चाहे आप कुछ भी बेचें, चाहे आप सुई धागा बेचें या फिर आप कोई भी पैकेज्ड फूड बेचें या कुछ भी बेचें, वो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स कम होके फ्लैट हो जाता है, लेकिन फिर इसमें आपको आईटीसी नहीं मिलता है, आपको किसी तरह का टैक्स वापस आप नहीं ले सकते। तो जब शुरू में आया जीएसटी तो थोड़ा इन लोगों ने होमवर्क नहीं किया, और कुछ चीज़ पर जो सामने दिखता था पब्लिक कंजम्पशन का, उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स था। पहले भी था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, लेकिन जैसे रेस्टोरेंट में जाते थे तो 18% का टैक्स लगा। तो 18% का टैक्स लगने का मतलब कि अगर आप 5 लोगों के साथ जा रहे हैं तो एक टैक्स का कंपोनेंट भी आ जाता था। तो एक फैमिली जा रही है तो एक एक्स्ट्रा आदमी का खर्चा भी उनको वहन करना पड़ता था। तो ये सब लेकर और भी बहुत सारे आइटम पे, जैसे ज़रूरी चीज़ें, जैसे मेडिकल चीज़ें, ये सब पे उतना सरकार ने नहीं देखा, इन लोगों ने नहीं देखा। तो इसके लिए बहुत हंगामा हुआ, और राहुल गांधी ने तो इसको गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी का मतलब गब्बर सिंह टैक्स तक बोल दिया। तो राहुल गांधी अपने उसमें तो सही थे कि टैक्स ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले टैक्स कम था और अभी बढ़ गया जीएसटी के आने से, नहीं। और भी हर आइटम पे कुछ न कुछ टैक्स कमी हुआ था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से परसेप्शन में कमी आई,
ऐसा दिखने लगा। तो फिर जाके सरकार ने उसको थोड़ा बहुत सही किया, जैसे रेस्टोरेंट में 5% का टैक्स लगा दिया, लेकिन फिर इसमें आईटीसी चला गया। तो जब आईटीसी चला गया तो रेस्टोरेंट ओनर को तो थोड़ा घाटा ही हुआ। 5% तो उनको अपने जेब से देना, मतलब वो आईटीसी नहीं ले। जैसे मान लीजिए वो किराए पे रह रहे हैं तो उसका वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा आइटम है जो उनको टैक्स दे के ही मिलता था। 18% 18% टैक्स पे मिलता था, लेकिन वो ले कितना सकते हैं, तो 5% ले सकते हैं। तो इस तरह से रेस्टोरेंट ओनर को तो घाटा हुआ, लेकिन अब पब्लिक परसेप्शन के आगे सरकार ने ऐसा नियम लगाया। इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे और भी प्रॉब्लम आए जो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो कि बहुत सारा टैक्स स्लैब था। एक 6% का था, एक 12, 18 और फिर 28%। मतलब 4 टैक्स स्लैब होने से कन्फ्यूज़न बहुत बढ़ गया, कौन से आइटम पे कितना टैक्स लगेगा। अब इसका तो अगर आपको देखना है तो फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा अगर आप बहुत सारा चीज़ बेच रहे हैं तो ये माथा पिच्ची का चीज़ हो गया। अब एक जगह तो बहुत सारा चीज़ बिकता है, जैसा जो परचून का दुकान होता है उसमें तो 6% का भी सामान बिकता है, 12, 18 और 28। तो आपको फिर एक सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा। इस तरह का खर्चा बढ़ने जैसा बात हो। अगर मान लीजिए सब पर एक टैक्स लग रहा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर जीएसटी अगर आपको क्लेम करना है तो फिर आपको काफ़ी पेपर वर्क बढ़ गया आपका। सबके पास कंप्यूटर हुआ नहीं करता था, अभी भी बहुत सारे परचून के दुकान में कंप्यूटर नहीं हुआ करता है। तो जीएसटी फाइलिंग एक प्रॉब्लम है उनके लिए। तो उसी के लिए इन लोगों ने कंपोजिशन स्कीम लाया बाद में, जो सिंपल तो कर देगा, 5% टैक्स आपको देना। फिर इन्होंने एक गलती जो की, जैसा मैंने आपको अभी बताया रेस्टोरेंट्स के ऊपर। रेस्टोरेंट एक लेबर इंटेंसिव, मतलब जहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं काम करने के लिए। एक छोटे से रेस्टोरेंट में भी कम से कम 10 लोग काम करते हैं, तो उस पर इतना हाई टैक्स नहीं लगाना। इससे क्या होगा कि हाई टैक्स रहेगा तो खपत कम होगी, खपत कम होगी तो फिर रेस्टोरेंट कम होंगे, रेस्टोरेंट कम होगी तो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी कम आएगा, मतलब लोगों को फिर काम कम मिलेगा। तो इसके लिए इस तरह का जो इंडस्ट्री होता है उसको खास करके, जिसमें काम करने का ज़्यादा स्कोप रहता है, उसमें टैक्स कम लगाना चाहिए। फिर इसमें इन्होंने जो हमारा फ्यूल है, पेट्रोलियम फ्यूल जैसा पेट्रोल डीजल, इसको बाहर रखा। इस पर तो सबसे ज़्यादा टैक्स तो इन्हीं दोनों आइटम पे है, पेट्रोल और डीजल, और इसको बाहर रखा। तो जिसके कारण पूरा फ़ायदा नहीं मिल रहा है पब्लिक को। फिर इनका जो वेबसाइट है वो अंतिम दिन तो काम ही नहीं करता है, अभी भी नहीं काम कर रहा है। 4 साल तो हो गए, लेकिन अभी भी इनका वही प्रॉब्लम है, वही रोना है। लास्ट डे फाइलिंग एकदम नहीं होता है। तो इसको इन्होंने चरणबद्ध तरीके से अभी क्या किया कि आधे स्टेट को 1 दिन कर दिए हैं और आधे स्टेट को 1 दिन कर दिए हैं। अब इसमें क्या है, कन्फ्यूज़न और बढ़ गया। अब जिनका मल्टीपल है वो तो खैर बड़े इंडस्ट्रीज़ रहेंगे तो उनका तो सीए ये सब हैंडल कर लेगा। इन्हें 1-2 है छोटे छोटे जिनका 1-2 जगह ही है काम, तो इनको 2 बार भी फाइल करना पड़ता है। उसके बाद आईटीसी का भी जो है इन्होंने विंडो रख दिया कि 1 साल के अंदर ही आपको ले लेना है, या अगले साल आपको सितंबर अंतिम है उसके पहले आपको ले लेना है। आईटीसी में प्रॉब्लम क्या है, और ये गुड्स जीएसटी का जो टैक्स है आपको पहले ही जमा कर देना होता है। तो जब आप टैक्स पहले जमा कर दिए तो आईटीसी लेंगे कैसे, है ना। अब जैसे जीएसटी फाइल करने का डेट हर महीने आपको देना है, ठीक है। अब जीएसटी हर महीने फाइल करना है और उसके बाद वो आपका इनवॉइस आ रहा है, तो आईटीसी तो आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपका इनवॉइस आता है, ठीक है। तो अगर आपका हर महीने ट्रांजैक्शन है तब तो ठीक है, आप 1 महीने का दूसरे महीने ले आते हैं। किन्हीं का हर महीने ट्रांजैक्शन नहीं होता है, 2 महीने 4 महीने में एक बार होता है, उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो आईटीसी क्या है कि ऑटोमेटिकली ये एडजस्टेबल होना चाहिए, जिससे क्या है कि आदमी को खुद आईटीसी नहीं करना। आईटीसी तो आ ही गया, जब आ गया तो उसको एडजस्ट आप कर दें। फाइलिंग में एक और प्रॉब्लम है, पहले हम फाइलिंग ना 2 प्रोसेस में होता है, मतलब 3 स्टेप पे। पहला में तो आप सारा डिटेल्स डालते हैं, ठीक है, उसमें भी 2 बार डालिए 3 बार डालिए तब जाके एक बार। अभी भी ये प्रॉब्लम है, ये मुश्किल है, ये मसला है अभी भी। उसके बाद आप सबमिट करते हैं, एक और प्रोसेस। अब सबमिट करने के बाद भी आपको वेट करना पड़ता है, और मेरे साथ ही हुआ है, 2-3 बार हो गया। मैंने सबमिट कर दिया और तुरंत फाइल करने देता नहीं है और फाइलिंग छूट गया। अब मुझे एक ही बार है, छोटा बिजनेस है, तो फाइलिंग छूट गया। अब हर दिन के हिसाब से चार्ज चालू हो गया। अब फाइलिंग उनके गलती से नहीं हुआ, मतलब हम सबमिट किए और तुरंत आप फाइल ले लिए, तो मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन आप सबमिट होने के, अगर सबमिट हुआ और तुरंत आप फाइल ले लो, क्योंकि सबमिट होने के बाद आप ऐसे भी डेटा चेंज नहीं कर सकते हो,
तो आपको सबमिट कोई फाइल समझना चाहिए, नहीं उसके लिए अलग से फाइल करवाते हो और उसमें आप 2 दिन भी लगा देते हो कभी कभी। तो उसमें क्या होता है कि छूट जाता है, और छूट जाने के बाद आपको फाइन भरना है, क्योंकि भाई आपने फाइल नहीं किया है। भाई आप जब सबमिट कर दिए हैं, फाइल ही नहीं किए हैं, उसमें तो हम डेटा चेंज नहीं कर रहे, तो ये तो स्टेप सरकार को सोचना चाहिए। दूसरा, अगर अंतिम दिन वो फाइल नहीं आप ले पा रहे हो तो फिर किस मुंह से आप फिर टैक्स लेते हो? आपका सिस्टम का प्रॉब्लम है। हाँ, जीएसटी वाले को फ़ोन करो, हाँ सर हम लगे हुए हैं, हमारा प्रॉब्लम बोलते हैं, तो ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा तो पेनल्टी लग जाएगा। तो ये सब देखना चाहिए सरकार को। इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ही ख़राब रहा है और अभी तक ख़राब ही है। तो जीएसटी एक अच्छा चीज़ है, हम भी मानते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ का फ़ायदा हुआ है। हमारा टैक्स कंपोनेंट घटा है, बिजनेस का टैक्स कंपोनेंट, नेट टैक्स कंपोनेंट तो घटा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे तरफ से कुछ सुझाव है। पहले तो सबमिशन और फाइलिंग 2 स्टेप में नहीं रखें, एक ही स्टेप रखें। अगर सबमिशन हो गया तो इट इज़ एट गुज एट फाइलिंग। फाइलिंग के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। सबमिशन पे आप पेनाल्टी रखो कि आपने टाइम पे सबमिट नहीं किया तो आपको पेनाल्टी देना है। टाइम से फाइल नहीं किए, इसके ऊपर पेनाल्टी नहीं होना चाहिए। फाइलिंग के लिए आप कम से कम 2 से 3 महीने का विंडो दो, ताकि वो नेक्स्ट जब फाइलिंग कर रहा है उस टाइम वो पिछले वाला फाइलिंग करके अपना काम आगे कर ले। फिर आपका जो रेट स्लैब है वो अभी भी 4 स्लैब है, 5%, 6%, 12%, 18% और 28%। इसको कम करना चाहिए, ठीक है। एक आप 6% या 8% रख लो, और एक चाहिए तो 10% रख लो, और एक आप 30% कर लो। 2 स्लैब बहुत है, 2 स्लैब से ज़्यादा का ज़रूरत नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम समझ जाएंगे, जैसे परचून दुकान में तो सब ज़रूरी चीज़ ही रहती है, वो 10% पे है, और जो 28% पे है, जैसे महंगी कार, महंगी टीवी, इस तरह की चीज़ें, सिगरेट, ये सब 28% पे है, तो सिंपल हो जाएगा। फिर आईटीसी है, वो तो हर चीज़ पे मिलना चाहिए, चाहे कंपोजिशन में हो या नॉन कंपोजिशन स्कीम में। आईटीसी तो मिलना चाहिए, ठीक है। और मैं तो कहूँगा कि कंपोजिशन स्कीम को हटा ही देना चाहिए, फ्लैट टैक्सेशन कर देना चाहिए। 2 अगर स्लैब रहेगा तो किसी को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि परचून के दुकान में उसको मालूम रहेगा कि 28% पे कौन देना है, तो 2-3 ही आइटम रहते हैं। अगर परचून दुकान में है भी तो मान लीजिए जैसे जो सिगरेट बेचता है परचून की दुकान में, तो वो सब रहेगा, लेकिन बाकी सारा आइटम 10% पे रहेगा, ठीक है। रेस्टोरेंट में भी 10% पे रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, पूरा एक फैमिली जा रहा है, ग्रुप जा रहा है, तो एक आदमी का तो टैक्स कर ही सकते हैं। फिर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और जो उस तरह के मेडिकल इक्विपमेंट हैं, किसी भी तरह का मेडिकल इक्विपमेंट, किसी भी तरह का मेडिकल साधन, हाँ, इसके ऊपर आप एक अलग से एक रेट लगा सकते हैं, कम रेट लगा सकते हैं। तो ये जीएसटी से, तो इस तरह से जीएसटी करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा, और सरकार अपनी मेन कार्य पे अपना ध्यान देगी, और फाइलिंग पे भी ध्यान दे ज़रा। और अभी एक लेटेस्ट आया है, जो आइसक्रीम पार्लर पे टैक्स बढ़ा दिया ये लोग, फिर वापस 18% कर दिए हैं। अब आइसक्रीम पार्लर में ये कहते हैं कि आइसक्रीम जो है पहले से बना बनाया आता है। भाई ठीक है, बना बनाया आता है, लेकिन वहाँ पे सर्व किया जाता है, मतलब आइसक्रीम को स्कूप किया जाता है। उसमें ज़्यादा बनाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको स्कूप करके कप में डालकर देना पड़ता है। इस तरह से तो बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है जिनका किचन एक जगह होता है, ठीक है। अब बीच शहर में तो उतना जगह होता नहीं है, और किचन के लिए अलाउ भी बहुत जगह नहीं होगा, तो क्या करते हैं, कहीं और बनाते हैं और फिर आके वहाँ पे बेच। तो उस तरह से तो उन रेस्टोरेंट्स पे भी, उन रेस्तराएँ पे भी आपको टैक्स 18% कर देना चाहिए। तो ये मतलब नहीं है कि वो सामान कहाँ बन रहा है। अगर आप को रेस्टोरेंट मानते हैं कि वहाँ लोग बैठ के खाते हैं, वहाँ से आके लेके जाते हैं, आप बोलते हैं जो रेस्टोरेंट है, जो टेक अवे है, टेक अवे में तो एक छोटा सा होता है, वहाँ पे तो और जगह नहीं रहता है, वहाँ तो बैठ के भी नहीं लोग खा सकते हैं, फिर भी आप उसको 5% पे रखे हैं। लेकिन खास करके आइसक्रीम पार्लर को आपने 18% पे भी कर दिया है, जो मेरे ख्याल से अनुचित है। इस पे सरकार को सोचना चाहिए और आगे जाके कोई कदम उठाना चाहिए। तो इस तरह के छोटे मोटे चीज़ है जो इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी बोल रहे हैं ये लोग, भारत सरकार के लोग और फाइनेंस मिनिस्टर, ये लोग अभी भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, अभी भी स्टेबल नहीं हुआ, जबकि 4 साल हो गए। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि जल्दी से जीएसटी के स्लैब कम किए जाए, फाइलिंग की दिक्कतें को सॉल्व किया जाए और आम बिजनेस को इसमें बेनिफिट दिया जाए। तो ये जीएसटी पे मेरे कुछ विचार थे, जीएसटी कैसे था उसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों का मेरे साथ बने रहने को। नमस्ते।